हेलो, गुड मॉर्निंग बेटे। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड। ऐसे ही घर पे रहो, मस्त रहो, मेहनत करो, पढ़ते रहो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। समझ रहे हो ना काली शर्ट वाले बाबू? यस, आपसे ही कह रहा हूं। तो गाइस, मैं आज विलियन का फोर्थ टॉपिक, विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म लेता हूं। ढंग से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा, बताइए? जो गुण विलियनों के अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वे अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। बेटे, नाम से ही पता चल रहा है, अणुसंख्यक अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म। द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस। ओके, जो गुणधर्म विलेय और विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर नहीं, अणुओं की संख्या पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो गाइस, आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा करता हूं। विलियनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं बेटा, वो 4 होते हैं। नंबर 1 होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 पराशरण दाब। नंबर 3 क्वथनांक में उन्नयन। और नंबर 4 हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। देखिए गाइस, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 परासरण दाब, नंबर 3 क्वथनांक में उन्नयन और नंबर 4 हिमांक में अवनमन। ये 4 हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ये जो चारों हैं विलियन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन चारों को कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखिए शब्द 2 आए थे, एक आया है अवनमन और एक आया है उन्नयन। देखिए बेटा, अवनमन आपने 10वीं में हाइट और डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा। 10वीं में मैथमेटिक्स का एक चैप्टर था हाइट, ऊंचाई और दूरी। उसमें अगर कोई चीज ऊपर से नीचे को आती है, घटती है, तो इसको कहते हैं बेटा लोअरिंग। लोअरिंग
यानी कि अवनमन। और अगर कोई चीज ऊपर को बढ़ती है, ऊपर को निशान होता है इस तरीके से, तो इसे कहते हैं, ये थी लोअरिंग, ये है एलिवेशन। एलिवेशन माने वृद्धि, इसको कहते हैं उन्नयन। आप ऐसे समझिए, आप घर की छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ करके आप नीचे को देख रहे हो, नीचे को देख रहे हो, तो इसको कहेंगे अवनमन। यहां बनेगा अवनमन कोण। आपने हाइट डिस्टेंस में पढ़ा, नीचे को देखते हैं तो कमी होती है, अवनमन होता है। और अगर ऊपर को देख रहे हैं, ऊपर को देख रहे हैं, कोई हमने कंकड़ पत्थर ऐसे करके फेंका, तो ऊपर को अगर हम देख रहे हैं तो उसे कहेंगे हम क्या, उन्नयन। उसे क्या कहेंगे हम, वृद्धि हो रही है, उन्नयन हो रहा है। तो अवनमन और उन्नयन आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं इन नियमों को आपको, सभी गुणों को आपको पढ़ाता हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं ले रहा हूं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो डियर गाइस, कल मैंने आपको वाष्प दाब पढ़ाया था। वाष्प द्वारा किसी द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। कल मैंने आपको चित्र द्वारा समझाया था, याद है ना। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो अब यहां से आगे चलता हूं मैं। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। समझ लीजिए, जब किसी विलायक कहते हैं अकेला पानी गर्म हो रहा है, विलायक ओनली वाटर में कोई अवाष्पशील ऐसा विलेय पदार्थ डाल दिया उस उबलते हुए पानी में कि जिसकी भाप नहीं बनती हो, अवाष्पशील जिसकी वेपर नहीं बनती हो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। बात आगे समझ में नहीं आई। अब देखिए गाइस, कैसे कमी आ जाती है ये आप चित्र समझिए। कल भी मैंने इसी टाइप का एक चित्र बनाया था। यहां ये बर्नर के द्वारा ये बर्नर लगा हुआ है गर्म करने के लिए। इसमें आपने घर पर चाय बनाई होगी, तो जब आप चाय बनाते हैं तो क्या देखते हैं, शुरू में पानी को उबालते हैं तो उसकी वाष्प खूब अधिक बनती है। अकेला पानी गर्म हो रहा है, विलायक गर्म हो रहा है, और विलायक जो सार्वत्रिक विलायक होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो जल होता है। इसमें जल अकेला गर्म हो रहा है।
जब चाय बनाते हैं तो आपने देखा होगा अकेला पानी गर्म होता है तो उसकी खूब वाष्प बनने लगती है, जब पानी उबलने लगता है तो उसकी वाष्प बाहर निकलने लगती है, वाष्प निकलने लगती है। अब जैसे ही उसमें हम चीनी डालते हैं तो क्या होता है गाइस, इस वाष्प में कमी हो जाती है। इस वाष्प में, इस विलायक में हमने क्या डाल दिया, चीनी मिला दी। जहां खाली जगह थी वहां चीनी के कण आ गए। आप देख रहे हैं ना बात को, ये जो चीनी डाल दी, अब क्या होगा, चीनी मिलाने से अरे अणु बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, अणु बढ़ गए ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अकेला पानी था, लिक्विड था, तनु था, अब उसमें हमने चीनी और डाल दी तो पानी के कण जो थोड़े दूर दूर थे ना, अब उनके बीच में चीनी के कण आ गए तो क्या होगा, पहले की अपेक्षा विलयन थोड़ा ये सांद्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले तो केवल विलायक था, तनु था, अब इसमें क्या डाल दिया, शुगर। जब शुगर ऐड कर दी इसमें तो सांद्रता बढ़ जाएगी, सांद्र हो जाएगा। जब सांद्र हो जाएगा तो ये जो वेपर बन रही है ना, वाष्प जो बन रही है बेटा, इसमें कमी आ जाएगी। और मैंने कल न्यूटन का थर्ड नियम आपको पढ़ाया था, कहा था कि जितनी ज्यादा ये वाष्प बनेगी उतना ही सरफेस पर, लिक्विड की सतह पर उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगी, वाष्प दाब लगाएगी। लेकिन जब विलयन बन गया तो इस वाष्प के बनने में कमी आ जाएगी। वाष्प दाब में अवनमन किसकी वजह से हुआ, अणुओं की संख्या की वजह से। इसलिए इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। किस पर डिपेंड किया है, अणुओं की संख्या पर। जब चीनी इसमें मिला दी तो इस वाष्प में कमी आ जाएगी। पहले वाष्प ज्यादा थी, अब इसमें चीनी मिला दी तो विलयन बन गया, विलयन बन गया तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। जब वाष्प में कमी आ जाएगी तो इस सतह पर दाब भी कम लगेगा। यहां जो वाष्प दाब लगेगा अब पहले की अपेक्षा कम लगेगा। किसकी वजह से, विलयन बनने की वजह से। जब विलयन बन जाएगा चीनी मिलाने पे तो अणु बढ़ जाएंगे, अणु बढ़ जाएंगे तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम लगेगा। अर्थात याद रखिए, विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होता है। इस कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। याद रखेंगे बेटा, विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ओके, फिर मैं आगे चलता हूं। ये चित्र के द्वारा ठीक से आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं बेटा आगे चलता हूं, इसी वाष्प दाब टॉपिक ही अभी हमारा चल रहा है। माना कि मामा की नहीं, माना कि विलायक का वाष्प दाब बराबर P0 तथा विलयन का वाष्प दाब बराबर PS। S क्यों लग गया है, सॉल्यूशन PS। अतः वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS तथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन का मतलब है रेशियो में अपेक्षाकृत, बराबर हो जाएगा P माइनस PS अपॉन P। ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसे आप मत भूल जाना, P माइनस PS अपॉन P। फिर समझ लें, विलायक का वाष्प दाब मान लिया हमने P0,
विलयन का वाष्प दाब मान लिया हमने PS। अब इनमें अवनमन कितना होगा, इसमें अंतर कितना आ गया, विलायक का ज्यादा होता है, उसमें से विलयन का घटा दिया, ये आ गया अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि कितना होता है रेशियो के अकॉर्डिंग, आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0। ये जो फॉर्मूला है जो आप देख रहे हैं ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला। तो गाइस ये था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब कल का राउल्ट्स का नियम याद करो। राउल्ट्स सेकंड लॉ कल क्या था बताओ, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाष, मोलर अंश भी कहते हैं, विलेय के मोलर प्रभाष के बराबर होता है। यह नियम था राउल्ट्स का अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए, कल मैंने आपको बताया था। तो हमारा सूत्र क्या हो गया बताना अभी, P माइनस PS अपॉन P बराबर N अपॉन N प्लस N। ये हमारा विलेय का मोल अंश है। मोल अंश की परिभाषा क्या होती है, किसी विलयन में विलेय अथवा विलायक, विलेय अथवा विलायक शब्दों पर ध्यान दिया करो, के मोलों की संख्या और दोनों का योग, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को प्रत्येक का मोल अंश कहते हैं, प्रत्येक का मोल अंश कहते हैं। तो ये गाइस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आगे आपसे पूछ लेता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोलर प्रभाज में क्या संबंध है, तो आप यह संबंध लिख देंगे। अब गाइस मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, राउल्ट के नियम से अणुभार की गणना, उसी टॉपिक के अंदर टॉपिक है ये, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के अंदर ही ये टॉपिक है, राउल्ट के नियम से अणुभार की गणना। तो डियर गाइस कैसे होगा, अभी हमने बताया था, हम जानते हैं कि P माइनस PS अपॉन P बराबर N अपॉन N क्या है यहां पर, विलेय के मोल, कैपिटल N क्या है यहां पर, विलायक के मोल, विलायक के मोल। अब देखिए गाइस, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयन मैंने कौन से बताए थे, जो पतले विलयन होते हैं, विलायक के मोलों की अपेक्षाकृत, विलायक के मोलों की अपेक्षाकृत तनु विलयनों के लिए
विलायक के मोलों की अपेक्षाकृत विलेय के मोल नगण्य होते हैं, नगण्य होते हैं। क्या ये जो विलेय के मोल हैं, ये वाले मोल विलेय के हैं, ये वाले मोल विलायक के हैं, इनकी अपेक्षाकृत जो तनु विलयन का मतलब है कि एक बाल्टी भर के पानी है, पूरा के पूरा एक बाल्टी पानी है, और उसमें हमने क्या डाल दिया, थोड़े से एक मुट्ठी भर चीनी डाल दी, तो क्या वो मीठा हो जाएगा? जो आपने डाला है ना वो नगण्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा है, इस विलायक के मोल कैपिटल N की अपेक्षा ये जो मोल है, कौन सा, ये स्मॉल जो n है, ये वाला जो मोल है ये नगण्य हो जाएगा। तो ये वाला सूत्र क्या हो जाएगा, फिर नगण्य होते हैं, तो फिर ये वाला सूत्र क्या हो जाएगा, अतः P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N अपॉन कैपिटल N। ये तो नगण्य हो गया। बच्चे पूछते हैं साहब कैपिटल N नगण्य क्यों नहीं हुआ? भैया उसकी तो बहुत ज्यादा मात्रा है, वो नगण्य कैसे हो जाएगा? तनु विलयन है, तनु का मतलब विलेय तो बहुत कम डाला गया है, विलाय की विलाय का सारा। अब आगे ना बात समझ में। तो अभी मैंने सूत्र आपको कल बताया था, N बराबर होता है मात्रा बटे अनुभार, ऐसे ही कैपिटल N बराबर हो जाएगा मात्रा बटे अनुभार। वो हो गया स्मॉल w बटे स्मॉल m, ये हो गया कैपिटल W अपन। इन मानों को इस सूत्र में रख दें, P0 माइनस PS बराबर ये मान n की जगह पे लगा दो, छोटा w अपॉन छोटी m बटे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। हमने दोनों मान लगा दिए, या अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर छोटा w गुणा, ऊपर चली जाएगी ये कैपिटल M बट्टे, भैया बाहर बाहर का गुणा हो जाता है, अंदर अंदर का गुणा हो जाता है, समझ नहीं रहे आप, स्मॉल m गुणा कैपिटल W। ये आ गया आपका, यहां जो m है, ये वाला जो m है ये विलेय का अनुभार है। राउल्ट के नियम से विलेय के अनुभार की गणना अगर करने को आ जाए तो ये पूरा आपको डेरिवेशन करके आना पड़ेगा। P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल w गुणा कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। तो देखिए गाइस, ये सभी क्या है, इस सूत्र में क्या सूत्र निकल के आया, P0 माइनस PS अपॉन छोटा w बड़ी m छोटी m, ये आ गया यहां P0 बराबर विलायक का वाष्पदाब, PS बराबर विलयन का वाष्पदाब, छोटा w बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, बड़ी m बराबर विलायक का अणुभार। हमारी जो केमिस्ट्री है बेटा, उसमें हम विलायक हमेशा जल को लेते हैं, तो इसका अणुभार फिक्स होता है, याद रखना, आपको पता है जल का अणुभार 18 है। m बराबर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और कैपिटल W बराबर विलायक की मात्रा किलोग्राम में, केजी में। तो इस सूत्र के द्वारा आप किसी भी विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का अणुभार ज्ञात करने का इंपॉर्टेंट सूत्र है।
तो गाइस अब देखिए, मैं इसका एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। एक अज्ञात विलेय, अज्ञात है, इसका कुछ नाम नहीं पता। एक अज्ञात विलेय के 18 ग्राम और जल के 180 ग्राम से विलयन बनाया गया। 180 ग्राम से विलयन बनाया गया। ओके, यदि विलयन का वाष्प दाब 87 mm, विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। यदि जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो 92 mm हो तो अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करो। ये न्यूमेरिकल है और यही सूत्र लगेगा। यह सूत्र लगेगा। पी नॉट की जगह पर 92, पी एस की जगह पर 87, पी नॉट की जगह पर फिर 92 बराबर छोटा w 18, बड़ा m 18, जल का अनुभार m गुणा कितना था, बड़ा W कितना है 180। तो यहां किलोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की मात्रा एक ही यूनिट में, ये भी ग्राम में और वो भी ग्राम में है। तो यहां सेम टू सेम आप m की वैल्यू निकाल देना, कितना आंसर आया इसका मान आपको सॉल्व करके निकालना है। m इक्वल क्या आएगा ये आपको निकालना है। आप इसे मुझे वीडियो को देखते ही सॉल्व करके कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 19 43 40 86, या कॉल भी आप कर सकते हैं। तो ये गाइस था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अणुभार की गणना कैसे की जाती है। तो ये था गाइस। इसका देखिए एक क्वेश्चन और भी है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार, एक दाब की इकाई होती है, बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया
प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार पाया गया। विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान, इसी को बेटा अणुभार कहते हैं, याद रखना, ज्ञात करो। इसमें भी यही सूत्र लगेगा। इसी सूत्र के द्वारा इसे भी आप मुझे करके दिखाएंगे और इसका आंसर आएगा 170 ग्राम। इसका आंसर आएगा, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे कि 170 ग्राम कैसे आया। ओके गाइस, इसके बाद में बेटा दूसरा आता है पराशरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए बेटा, पहले आप समझ लें कि पराशरण क्या होता है। पहले आप समझ लें कि पराशरण क्या होता है। देखिए, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसे कहते हैं एसपीएम। एसपीएम की फुल फॉर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। संसार की सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है एल्ब्यूमिन। यह बकरे के ब्लेडर मूत्राशय की त्वचा होती है। एल्ब्यूमिन संसार की सबसे अच्छी जातत्व यानी कि सजीवों से बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली। एसपीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये झिल्ली वो होती है जिसमें से विलेय अथवा विलायक में से एक के कण तो बाहर निकल जाते, एक के नहीं निकलते। तनु या सांद्र विलयन में से तनु के निकल जाते हैं, सांद्र के नहीं निकलते। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब आधी पार झिल्ली। तनु के निकल जाए, सांद्र के ना निकले, विलेय के निकल जाए, विलायक के ना निकले, मतलब एक के ही आर पार हो। जैसे आपने देखा होगा किशमिश के जो आप पानी में डाल रहे हैं या चने को आप पानी में डाल रहे हैं तो क्या देखते हैं? चने और किशमिश फूल जाते हैं। चने और किशमिश दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। ओके, तो ये किसके कारण फूले? परासरण हो गया, पानी का परासरण हो गया उनकी कोशिका भित्ति से होकर अंदर। किशमिश का जो अंदर भरा हुआ गाढ़ा रस है वो पानी की अपेक्षा गाढ़ा है, तो इसमें तनु विलयन चला जाएगा। तो याद रखना आप, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन किधर चला जाता है? सांद्र विलयन की ओर। तनु विलयन चला जाता है सांद्र विलयन की ओर। समझ गए ना मेरी बात को? तो गाइस, ये तनु विलयन सांद्र की ओर चला गया, इस क्रिया को कहेंगे परासरण क्रिया। परासरण हो गया। जिस अभिक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन के अणु सांद्र विलयन की ओर चले जाते हैं, उस क्रिया को कहते हैं परासरण क्रिया। उस क्रिया को कहते हैं परासरण क्रिया। ओके गाइस, परासरण क्रिया हो गई। जिस दाब के कारण इस
परासरण क्रिया को रोका जाता है। परासरण क्रिया के विरुद्ध लगने वाले दाब को परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? तनु विलयन के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर चले जाते हैं। यह क्रिया कहलाती है परासरण क्रिया। जिस दाब के कारण परासरण क्रिया का विरोध होता है, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब, परासरण क्रिया के विरुद्ध लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं, पाई से दर्शाते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? तो परासरण दाब क्या है बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन के अणु, क्योंकि ये गुण भी किस पर डिपेंड कर रहा है? अणुओं पर कर रहा है कि नहीं, इसलिए इनको भी विलयन के अणु सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। यह क्रिया परासरण क्रिया कहलाती है। परासरण क्रिया के विरुद्ध रोकने के लिए, परासरण क्रिया के विरुद्ध लगाया गया बाह्य दाब, परासरण दाब पाई कहलाता है। पढ़ लीजिए इसको एक बार। समझ में आ गया ना? तो इसे मैं ऐसे भी समझा सकता हूं बेटा, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता वाला विलयन, इसी को कहते हैं तनु, उच्च सांद्रता वाले विलयन, इसी को कहते हैं सांद्र विलयन की ओर जाता है। SPM अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, तो इस क्रिया को कहते हैं परासरण क्रिया। किशमिश का फूलना परासरण क्रिया का उदाहरण है, चने का फूलना उसी का उदाहरण है, परासरण का उदाहरण है। तो गाइस ध्यान रखें, परासरण क्रिया को रोकने के लिए इन अणुओं को इधर ना आए, तनु विलयन के अणु सांद्र विलयन की ओर ना आए। इस प्रकार अणुओं के आने को रोकने के लिए जो बाह्य एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है, बाह्य दाब लगाया जाता है, उसे कहते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण क्रिया का उदाहरण किशमिश का फूलना, चने का फूलना, पानी में डाल दे हम फूल जाएगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस रिएक्शन। तो डियर गाइस, परासरण दाब को किसे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। तो ये था परासरण दाब। तो गाइस, इस परासरण दाब का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा लंबा टॉपिक है। मैं परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये मेरा आज का टॉपिक था गाइस,
ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा 40-50 मिनट की ही वीडियो मैं मैक्सिमम बनाऊंगा। तो गाइस, आज का मेरा यह वीडियो अनुशंक के गुणधर्म में और आदर्श विलयन इससे पहले वाले में आपको किस टाइप से समझ में आया, कैसा लगा, कमेंट्स के द्वारा बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कल तक के लिए फिर गुड बाय, बाय बाय, नमस्कार।